हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 15 कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज़। जो हमारी फसलें होती है वो वीड्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा और डिजीज़ के द्वारा क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इफ़ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट अप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन चेंज द डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज़ लॉस्ट। अगर हम वीड्स और पेस्ट को समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारी फसल ख़राब हो सकती है। तो बात आती है व्हाट आर वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन ए कल्टिवेटेड फील्ड। जो हमारी फसलों के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ैंथिनम, जो हमारा ज़ैंथिनम है वो हमारा क्या है? वीड्स है। पैराथीनियम जो हमारा, ये भी एक वीड्स का एग्जाम्पल है। और हमारा साइप्रिनस रोटुंडस जो है वो भी हमारा वीड्स का एग्जाम्पल है। दे कम्पीट फॉर फूड स्पेस एंड लाइट। ये जो फसल है के साथ फूड के लिए और स्पेस के लिए और लाइट के साथ क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। वीड्स टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। जो वीड्स है वो न्यूट्रिएंट्स धरती में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फसल है उसकी ग्रोथ घट जाती है। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज़ एसेंशियल फॉर ए गुड हार्वेस्ट। इसलिए जो हमारी फसल है उसके साथ जो वीड्स उग गए हैं उसको रिमूव करना अर्लियर स्टेजेस पे, जब हमारी क्रॉप में ग्रोथ का पीरियड होता है उस समय जो वीड्स को रिमूव करने से हमारी जो फसल की पैदावार होती है वो क्या होती है? अच्छी होती है। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। जो हमारे इंसेक्ट पेस्ट है वो प्लांट्स को 3 तरीके से प्रभावित करते हैं। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीव्स। वो पौधों की जो जड़ें होती है, स्टेम्स है, लीव्स है, उन्हें क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, खा लेते हैं। दे सक द सेल्स है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो प्लांट्स के अलग अलग भागों से जो उनका सेल सैप होता है उन्हें सक कर लेते हैं। दे बोर इनटू स्टेम्स एंड फ्रूट्स। वो फ्रूट्स के अंदर और स्टेम्स के अंदर चले जाते हैं। दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। इसकी वजह से जो फसल है उस पर प्रभाव पड़ता है और उसकी जो पैदावार होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है और उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है? घट जाती है। डिजीज इन प्लांट्स आर काज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। जो हमारे पौधे हैं उसके अंदर अलग अलग बीमारियां होती है जो हमारी पैथोजेंस के कारण होती है। पैथोजेंस हमें पता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उसे पैथोजेंस कहते हैं। तो बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के द्वारा जो पौधों के अंदर क्या होती है? डिजीज होती है। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू सोयल, वाटर एंड एयर। और ये पैथोजेंस जो है हमारी फसलों के अंदर सॉयल, वाटर और एयर के द्वारा आते हैं। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड्स। जो हमारी वीड्स है, इंसेक्ट है और डिजीज़, हम अलग अलग तरीके से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ द कॉमन used method is to use of pesticides including herbicides, insecticides and fungicides। हम जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके, जैसे कि हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? इंसेक्ट अटैक से बचा सकते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप प्लांट और यूज फॉर ट्रीटिंग सॉयल, सीड्स एंड सॉयल। ये जो है केमिकल्स फसलों के ऊपर क्या किए जाते हैं? स्प्रे किए जाते हैं। हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ दीज केमिकल क्रिएट प्रॉब्लम्स। अगर हम इन फसलों का जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं तो इससे क्या होती है? हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। सिंस दे आर कैन बी पॉइजनस टू मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ एंड कॉल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या होती है? पॉइजनस होते हैं और ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। वीड्स कंट्रोल मेथड आर इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। वीड्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैकेनिकल रिमूवल यानी कि हाथ से
क्या कर सकते हैं हम, फिजिकल रिमूवल हम क्या कर सकते हैं, जो है रूट जड़ के पास से उसे उखाड़ कर हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन आल्सो हेल्प इन वीड्स कंट्रोल। जो हमारा प्रॉपर जो सीड बोने के लिए फसल को, ज़मीन को तैयार करना और बीजों को बोना, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सारे जो है अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को यूज़ करें, इससे हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी। हम पेस्ट से फसलों को कैसे बचा सकते हैं, ऐसी वेराइटी को यूज़ करके जो कि डिजीज़ रेजिस्टेंस हो। एंड समर प्लोइंग, और समर प्लोइंग का मतलब क्या है, गर्मियों के दौरान खेतों को जोतना। इन विच फील्ड्स आर प्लोड डीप इन समर्स दे टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। इसके अंदर जो खेत हैं उन्हें गर्मियों के अंदर क्या किया जाता है, जोता जाता है, जिसकी वजह से जो वीड्स है और पेस्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट रहता है हमारा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। जो स्टोरेज की वजह से लॉस होता है वो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक, इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी, माइट्स, बैक्टीरिया एंड एबायोटिक, appropriate moisture and temperature in the place of storage। जो हमारे कुछ फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स है जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं स्टोरेज के दौरान। जो बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसेक्ट, रोडेंट्स, फंगी, हमारे माइट्स, बैक्टीरिया। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या से होते हैं कि जो ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर का पाया जाना, ठीक है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर स्टोरेज की वजह से लॉस हो जाता है। दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेशन कैपेसिटी, डीकलराइजेशन ऑफ प्रोड्यूस आर लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। इसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से जो क्वालिटी होती है ग्रेन्स की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उनका वेट रिड्यूस हो जाता है, उनकी जर्मिनेटिंग पावर क्या हो जाती है वो भी कम हो जाती है, कलर क्या हो जाता है उनका चेंज हो जाता है और उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। दीज फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वेयर हाउस, वहाँ पर एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट की ज़रूरत है। प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। हमें जो ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट मेजर्स, कुछ तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से हम ग्रेन्स को जो है फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख सके। दीज इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज। इसमें क्या हो जाएगा कि हमें जो गोडाउन्स वगैरह है जहाँ पर वेयर हाउस हमें स्टोर करना है, वहाँ पर स्टोरेज करने से पहले क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से साफ़ सफाई होनी चाहिए। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट देन इन शेड। और फसलों को हमें सबसे पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाना चाहिए ताकि जो मॉइस्चर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए, और उसके बाद उसे छाया के अंदर हमें सुखाना चाहिए। फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल कैन किल द पेस्ट। और वेयर हाउसेज में हमें क्या करना चाहिए, फ्यूमिगेशन करना चाहिए, केमिकल्स का स्प्रे करना चाहिए ताकि जो पेस्ट है वो क्या हो सके, किल हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। इट इंक्लूड वेरियस आस्पेक्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है वो हमारा क्या है, पशुओं को पालना, ठीक है, क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसके दौरान हम क्या करते हैं, पशुओं को खाना खिलाते हैं, ब्रीड करते हैं और उन्हें डिजीज़ से बचाते हैं। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शिप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। जो एनिमल बेस्ड फार्मिंग है उसके अंदर हम किन किन पशुओं को पाल सकते हैं, कैटल को, गॉट को, शिप को, पोल्ट्री को और
फिश फार्मिंग इंक्लूडेड है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एंड एज लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द मिल्क एग एंड मीट आर गोइंग अप। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता जा रहा है, हमारे मिल्क एग और मीट के लिए जो डिमांड है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आल्सो द ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द नीड्स फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक हैज़ ब्रॉट इन न्यू लिमिटेशन in living livestock farming. Thus, livestock production also need to be improved. जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें लाइव प्रोडक्शन के में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो फर्स्ट आती है हमारी कैटल फार्मिंग। कैटल हस्बेंड्री इज़ डन फॉर टू पर्पस। जो हमारी कैटल हस्बेंड्री है वो दो पर्पस के लिए की जाती है। मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एग्रीकल्चरल वर्क सच एज टीलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। एक तो जो कैटल है उससे हमें मिल्क मिलता है, दूसरा ये लेबर के रूप में जो हमारे टीलिंग के दौरान एग्रीकल्चर के अंदर एक्टिविटीज़, इरिगेशन के दौरान जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जो है काम करने के लिए कैटल को क्या किया जाता है, पाला जाता है। इंडियन कैटल बिलोंग्स टू टू स्पीशीज़। हमारी जो इंडियन कैटल्स है उसकी दो स्पीशीज़ होती है। बोस इंडिकाज किसे कहते हैं, काउज को कहते हैं, और बोस बुबेलीज हम बोफेलोज के कहते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स, डेयरी एनिमल्स। जो हमारी मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स होती है, जो दूध देती हैं, उन्हें हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं, डेयरी एनिमल्स कहते हैं। वाइल द वन यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। जो कि खेतों के अंदर लेबर के रूप में यूज़ होते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं। मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशन पीरियड्स, मीन्स द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ काफ। जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमारा डिपेंड करता है कुछ हद तक लैक्टेशन पीरियड पे। लैक्टेशन पीरियड से मतलब क्या है, जब बछड़ा हो जाता है उसके दौरान कितने समय के तक वो क्या होता है, मिल्क जो है काऊ और बफेलो हमें मिल्क प्रोड्यूस करती है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड। तो मिल्क की प्रोडक्शन हम लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाकर कर सकते हैं। Exotic or foreign breeds, example, Jersey, Brown Swiss are selected for long lactation period, while local breeds, for example, Red Sindhi, Sahiwal, show excellent resistance to disease. जो हमारी foreign breeds है वो कौन सी है, जेसरी, ब्राउन स्विस। ये हमारी किस लिए सेलेक्ट की जाती है, ताकि लैक्टेशन पीरियड जो है हम बढ़ा सके। और जो हमारी लोकल ब्रीड्स है, रेड सिंधी और सहीवाल, ये क्या होती है, ऐसी ब्रीड है जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस है प्रोवाइड करती है। द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल विद बोथ द डिज़ायर्ड क्वालिटीज़। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा के हम एक ऐसे एनिमल्स मिल सकती है, ऐसी जो ब्रीड मिल सकती है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। Proper cleaning and shelter facility for cow and buffalo are required for human farming for the health of animals and production of clean milk as well. जो proper cleaning है और shelter facility है काऊ और बफेलो के लिए, वो बहुत ज़रूरी है एनिमल के हेल्थ के लिए और मिल्क की साफ़ सुथरी प्रोडक्शन के लिए। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट। एनिमल्स को प्रॉपर ब्रश करना चाहिए ताकि उनके ऊपर से डर्ट को रिमूव कर दिया जाए। एंड लूज़ हेयर्स, और जो उनके लूज़ हेयर्स हैं, जो बाल उनके टूट जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए ब्रशिंग करनी चाहिए। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट दम फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। उनको प्रॉपर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर हवा की वेंटिलेशन प्रॉपर हो और उन्हें धूप से, गर्मी से और ठंड से बचाया जा सके। फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड टू बी स्लोपी सो एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। जो जहाँ पर कैटल को रखा जाता है वहाँ का जो फ्लोर है वो थोड़ा सा स्लोपी होना चाहिए ताकि वो ड्राई रहे और सफाई करने में भी आसानी हो। द
द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो डेयरी एनिमल्स है, जो मिल्क गिविंग एनिमल्स है, उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो दो तरह की होती है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव ए हेल्दी लाइफ। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसा फूड दिया जाता है जिसकी वजह से जो एनिमल्स है उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाती है। दूसरा क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। दूसरी क्या है, मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, जो कि ऐसा भोजन जो लैक्टेशन पीरियड के दौरान मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। एनुअल फीड्स इंक्लूड रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। एनिमल फीड के अंदर रफेज की मात्रा होना ज़रूरी है, फाइबर्स की मात्रा होना ज़रूरी है, एंड कंसनट्रेट्स which is low in fiber and contain relatively high level of protein and other nutrients। कंसनट्रेट के अंदर फाइबर की मात्रा कम होती है और प्रोटीन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैटल्स नीड बैलेंस रेशियो कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट। जो हमारे कैटल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर बैलेंस न्यूट्रिशन देना चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए जिसके अंदर सभी जो न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर अमाउंट के अंदर हो। बिसाइड सच न्यूट्रिएंट्स फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिक्टिव कंटेन माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोमोट द हेल्थ एंड मिल्क आउटपुट ऑफ डेयरी एनिमल्स। इस जो फूड मटेरियल जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड करने से जो डेयरी एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ और मिल्क आउटपुट क्या होता है, बढ़ता है। कैटल सफ़र फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिजीज़। जो कैटल्स होते हैं उन्हें कई सारी बीमारियां हो जाती है। दीज डिजीज़ बिसाइड कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। ये बीमारियां क्या है, डेथ के साथ साथ मिल्क जो प्रोडक्शन उनकी जो एबिलिटी है उसको भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ए हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ ए नॉर्मल पोस्चर। एक हेल्दी एनिमल्स जो है वो रेगुलरली फीड करता है, रेगुलरली भोजन खाता है। द पैरासाइट ऑफ द एनिमल में बी बोथ एक्सटर्नल एंड पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स कौन से होते हैं, दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पैरासाइट्स कैटल्स के होते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट भी हो सकते हैं और इंटरनल पैरासाइट भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन स्किन एंड मे कॉज स्किन डिजीज। जो एक्सटर्नल पैरासाइट है वो स्किन के ऊपर रहते हैं और स्किन डिजीज फैलाते हैं। एंड इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लूक्स डैमेज द लीवर। जो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं जैसे वॉर्म्स है वो स्टमक और इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं, जो फ्लूक्स है वो लीवर को डैमेज कर देता है। इन्फेक्शनस डिजीज आर आल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा भी इन्फेक्शनस डिजीज कैटल्स के अंदर होती है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। जो है वैक्सीनेशन, जो फार्म एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि ये बैक्टीरियल और वायरल डिजीज से उन्हें बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के लिए में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।